हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं जो हमारा 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है। कहें कि अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश या पत्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, अधिसूचना। जो अधिकतर जो है भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है, तो क्या? अधिसूचना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कहने कि विसर्ग कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या स्वर कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, उसे हम स्वर कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि निम्न में कंठ वर्ण है। कहें कि ए नंबर छोटी या सा या बड़ा हा या विसर्ग या री र सा या ली सा ला। तो कहने कि कंठ वर्ण इनमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। बड़ा आ और विसर्ग जो है ये कंठ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और देखिए कंठ के अंतर्गत आपका का वर्ग आपका आता है। ठीक है। और देखिए कंठ वर्ग में और कौन कौन आता है? एक छोटा आ भी आता है। क्या भाई? छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये आपके किस में आते हैं? कंठ वर्ग में ही आते हैं। ठीक। देखिए तालब वर्ग में कौन स्वर आते हैं? तो छोटी ई, इसको पहले हटाते हैं। तो करें कि तालब में अगर स्वर आए तो छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है और ई पे बिंदी। ठीक। तो ये भी आपके किस में आते हैं? ये तालब में आते हैं, तालब में आते हैं। ठीक है स्वर। और देखिए मूर्धन्य में क्या आता है भाई? तो आपको याद रखना है री। क्या है? तो री आपको याद यहाँ रखना है। ठीक है। देखिए स्पर्श व्यंजन के कितने हैं? आपके 4 हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिसको बोलते हैं, स क स हा। ठीक। तो इस प्रकार ये आपके 4 आते हैं। और अंतास्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 ही ये भी है, तो या र ला वा। ठीक है। तो ये आपके 4 जो है अंतास्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। आइए आगे चलते हैं। अगला है, कहें कि निम्न में से तालब ध्वनि है। तालब ध्वनि है कौन सा हो जाएगा भाई? कहें कि टा पा सा क, कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तालब ध्वनि में कौन सा हो जाएगा भाई? तो सी नंबर सही हो जाएगा। सा तालब ध्वनि के अंतर्गत आता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कहें कि निम्नलिखित शब्द में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानिए। देखिए कहें कि भोजनालय, सच्चरित, तमोगुण या मनोहर। तो बताइए भाई कौन सा इसमें हो जाएगा? देखिए भोजनालय, भोजन प्लस आलय, लय, तो भोजनालय। तो क्या हो जाएगा भाई? तो इस प्रकार आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? 5 का। तो ए नंबर में ही आपका क्या है? स्वर संधि है, स्वर संधि है। ठीक है। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनाया? बड़ा आ हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका भोजनालय में दीर्घ स्वर संधि है। और देखते हैं, देखिए सच्चरित्र, सच्चरित्र का आपको क्या बनाना है? संधि विच्छेद क्या होगा? सत हलंत लगाना प्लस चरित्र। ठीक है। तो कौन सी संधि है भाई इसमें? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है। और देखिए क्या है? तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमा प्लस गुण। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें संधि? तो विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या? विसर्ग संधि हो जाएगा। और देखिए एक है मनोहर, मनाधर हर। क्या है भाई?
मन धन हर, तो क्या हो जाएगा मनोहर। ठीक, तो आप यहाँ पर इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार आपका ए में ही स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला करें कि सोहन के माता पिता बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। समास आपको यहाँ पे भी बताना है, समास आपको यहाँ बताना है। तो कौन सा रेखांकित शब्द कौन है, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में कह रहे हैं कि कौन सा समास है, तो बैलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो बैल से चलने वाला गाड़ी, बैल से चलने वाला गाड़ी। तो इसमें देखिए आपका कारक चिन्ह आ रहा है, तो कौन हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 6 का सी नंबर चला जाएगा, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। देखिए ये प्रा में नीचे अंडरलाइन है, उसी को आपको बताना है। कह रहे विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है या अव्यय है। कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये आपका उपसर्ग है ना। हार जो है, हार आपका क्या है, हार जो है एक मूल शब्द है, और आगे आपका प्रा जो है आपका क्या है भी, उपसर्ग है, तो इसी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि राम राम, राम राम विस्मय सिंबल लगा है, अनर्थ हो गया, राम राम अनर्थ हो गया। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताना है। देखिए अव्यय के आपको प्रकार बताना है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा भी, तो 8 नंबर का आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 8 का कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं कि विस्माद बोधक अव्यय है, घृणा बोधक अव्यय है, या शोक बोधक अव्यय है, या स्वीकारात्मक बोधक अव्यय है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे राम राम अनर्थ हो गया, तो कहाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हलंत लगा है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा, विस्मय बोधक अव्यय। देखिए अव्यय वो होते हैं जिनमें कारक, पुरुष, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कहें कि माँ, मछली, केला, अमूल्य, तो कौन हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका 10 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्सम। तत्सम कौन सा होगा, अमूल्य शब्द क्या है आपका, तत्सम है, तो मूल्य का अमूल्य, तो आपका डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। देखिए केला का तत्सम क्या होगा, कदली, कदली होगा, और मछली का मत्स्य। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें आपको तद्भव शब्द को क्या करना है, पहचानना है। करें कि घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे तद्भव आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर चला जाएगा। आंसू जो है आपका क्या है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आंसू। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए पहले ये अर्ध तत्सम क्या होता है, अभी पहली बार आया है प्रैक्टिस सेट में, अभी तक ये नहीं आया था। तो अर्ध तत्सम क्या होता है, कहें कि उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाली के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं। यानी कि उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाली के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हैं, कुछ और ही के रूप के हो गए हैं, उन्हीं को हम अर्ध तत्सम कहते हैं। अर्ध तत्सम कहते हैं जैसे आज्ञा का तत्सम है, और ये बिगड़ कर क्या बना भाई, आज्ञा बन गया। क्या बन गया, आज्ञा, तो आज्ञा, तो ये क्या हुआ, ये आपका अर्ध तत्सम हुआ। आज्ञा क्या हो गया, आपका अर्ध तत्सम शब्द हो गया। जैसे वत्स, तो इसका जो है अर्ध तत्सम क्या बन गया, वत्स है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, अर्ध तत्सम हुआ। इसी प्रकार आपका यहाँ पे देखना है कि कौन सा हो जाएगा। कहें कि देवर है, पलंग है, चंदर है, या घर है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए चांद आपका क्या है, तत्सम है, इसका जो बिगड़ा हुआ रूप क्या हो गया, चंदर हो गया। क्या भाई, चंदर हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक, तो ये जो है बिगड़ा हुआ तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, अर्ध तत्सम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि कौन सा फारसी शब्द नहीं है, कह रहे कि मलीदा, पैमाना, इस्तीफा या तनख्वाह। देखिए
मलिदा भी आपका फारसी शब्द है, पैमाना भी फारसी शब्द है, तनख्वाह भी आपका फारसी शब्द है। देखिए इस्तीफा आपका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। इस्तीफा कहाँ का शब्द है भाई? ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण है, विशेषण है, विशेष है, विशेषण है या संज्ञा है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 13 का। तो सी नंबर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक विशेषण शब्द है। सुहावना क्या है? विशेषण शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। देखिए यह जो है इसी का भेद बताना। करें कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम आपके कितने सर्वनाम की 6 भेद हैं? तो बताइए तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो यह क्या है? एक निश्चित को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। तो इसमें विशेषण आपके कितने हैं? 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से चला जाएगा। पांचवा जो है आपका एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। करें कि वह काम नहीं करता। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, क्रिया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन्हीं को हम अव्यय कहते हैं। तो बताइए तो अव्यय के भेद भी कितने हैं? 4 ही होते हैं। चलिए बताइए वह काम नहीं करता, तो कौन सा इसमें अव्यय पद हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है। देखिए सुंदर आया, सुंदर कैसा शब्द है? तो विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिर्फ एक काम रह गया है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। कह रहे हैं कि सर्वनाम है, संज्ञा है, निपात है या कारक है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका 18 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही चला जाएगा। सिर्फ क्या ये रेखांकित शब्द है? क्या हो ये भाई? निपात है, ठीक। तो निपात क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं? अच्छा वो तो हम क्या बताने लगे, सॉरी अव्यय की परिभाषा बताने लगे। यहाँ पे हमको निपात बताना है ना। ठीक है, निपात वो होते हैं इनका प्रयोग अव्ययों के लिए होता है, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता, इनका कोई निपात का कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अनल का पर्यायवाची शब्द है, कहने की नलकूप, अनिल, अग्नि या धूमिल। तो बताइए कौन सा हो जाएगा अनल का पर्यायवाची? 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, अग्नि। देखिए अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची है, जैसे जिसे आप कहते हैं आग, अग्नि और पावक, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि आज अमावस्या है, रेखांकित, ये रेखांकित शब्द है, शब्द के सटीक विलोम आपको यहाँ पर बताना है। करें कि पूर्णिमा होगा, प्रदोष होगा, शुक्ल होगा, कृष्ण होगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, पूर्णिमा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि युग में शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? कह रहे हैं कि नीरज, नीरद, पानी, जल, पति, पुत्र, धन, पूर्ण। तो कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा? 21 का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, नीरज और नीरद जो है ये जोड़ी आपकी सही है। देखिए नीरज माने क्या होता है भाई? कमल, और नीरद मीन बादल, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, एक ही शब्द क्या होगा? मतलब इनमें आपको वन वर्ड है जिसको बोलते हैं, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वियोगनी। चलिए आगे चलते हैं। दुखी है, ठीक, सही। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि आपके भरोसे पर हूँ। देखिए रेखांकित शब्द है भरोसे। तो रेखांकित शब्द क्या है? कहें कि सादृश्यवाचक शब्द है, विषयवाचक शब्द है, तुलनात्मक शब्द है या संग्रह
संग्रहवाचक शब्द है? तो भरोसे से बताइए भाई कैसा शब्द है? तो कैसा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा सही, विषयवाचक शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि को से किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? तो आपके 8 कारक हैं, कारक 8 प्रकार के हैं, उसमें तो पूछा है कि को चिन्ह किसका बताता है? करें कर्म कारक का, करण कारक को, संप्रदान कारक को या अधिकरण कारक को? तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, कर्म कारक को। चलिए आगे चलते हैं। करें कि वधु का बहुवचन रूप होगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? 25 का क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वधुएं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा? करें कि भाववाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, कृतवाच्य होगा या अन्य? तो कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। करें कि वह आए तो मैं आ जाऊं। करें कि वह आए तो मैं आ जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? करें कि हेतु मध्य भविष्यत काल, भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भविष्यत काल? तो कौन सा हो जाएगा भाई 27 का? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्यत काल हो जाएगा। ठीक। करेंगे वह आए तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो एक जो है एक कर्ता दूसरे कर्ता पे क्या रहता है? निर्भर रहता है। भाई वो आएंगे तब मैं आऊँगा, तो यहाँ पे हेतु मध्य भविष्यत काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहें कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीतियाँ, रीतियाँ, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, रीतियाँ। तो रीति का बहुवचन रीतियाँ। चलिए आगे चलते हैं। कहें सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा प्रकार है? करें कि मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य? तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करें कि सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। देखिए यहाँ और से जुड़ा है सेंटेंस, तो और से जुड़े हुए वाक्यों में वो कैसा कहलाता है आपका यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। कौन सा हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। दीर्घायु हो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? कहें कि विधानवाचक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या अज्ञार्थक वाक्य? तो कौन सा हो जाएगा भाई 30 का? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। दीर्घ आयु हो तो कैसा शब्द है? इच्छार्थक वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। करें कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। देखिए गुजर गई कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको गलत है, तो ए नंबर में आपका गलती है, गुजर गई नहीं गुजर रही है। ठीक। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है होगा सही। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहें कि अशुभ इक्वल टू बुरा, मतलब इक्वल बुरा, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा है। ठीक है। तो करें कि कैसा है? ए नंबर कहें टीका सूचक चिन्ह है, हंसपद त्रुटिबोधक है, पाद बिंदु है या तुल्यता सूचक चिन्ह है? तो कौन सा हो जाएगा भाई 32 का? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, तुल्यता सूचक चिन्ह, क्योंकि क्या किया जाता है? तुलना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, जो संयोजक चिन्ह ऐसे लगता है ना, तो उसमें कहने एक नाम और है, तो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, समासिक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। जैसे रात दिन में जुड़ा रहता है ना, रात दिन, तो इसी का दूसरा नाम है। ठीक। देखिए काकपद क्या होता है? जैसे ऐसे चिन्ह लगाना था, जैसे राष्ट्र, तो ऐसे लिखा रहता है ना नीचे ऐसे, तो इसी को बोलते हैं काकपद चिन्ह। और अवतरण चिन्ह देखिए ये ऐसे, या उद्धरण चिन्ह जिसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, करें गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। करें भूख लगना, उल्टी आना, लालच होना या लार टपकना?
तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, लालच होना। तो मुंह में पानी आ गया मतलब लालच होना। अगला देखिए, कहने कि सबे दिन होत ना एक समाना लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। कहने कि समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समय परिवर्तनशील है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहने कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, करें जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। तो एक वाक्य आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें? करें कि अनिवचनी, अनिचनी या अनिवाचनी या अनिर्वचनी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अनिर्वचनी। चलिए आगे चलते हैं। करें कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? करें कि पानी, नल, नीर, अम्बु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से जल का समानार्थी शब्द नहीं। देखिए पानी है, नीर है, अम्बु है, देखिए नल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती है? तो भाई 5 भाषाएं आती हैं। कौन सी? जैसे खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। कौन सी भाई? हरियाणवी। ठीक, तो इस प्रकार 5। कह रहे हैं इनमें से पश्चिमी कौन सी नहीं है? तो बताइए। करें कि बांगरू, बुंदेली, बघेली या कन्नौजी। तो कौन सी इसमें हो जाएगा? 38 का। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाए, बघेली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? करें कि 15, 25, 18, 22। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 जो है हिंदी भाषा में बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल। तो बताइए भी कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इसका हिंदी आपको बनाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स डेंजर्स। तो कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, अपने संकट वाला वैज्ञानिक ज्ञान है, या वैज्ञानिक संकट के ज्ञान है, या वैज्ञानिक ज्ञान स्वतंत्र है। कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद है। सही अंग्रेजी अनुवाद है, बताइए भी कौन? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर, ए हैप्पी वर्ड इज ए ड्रीम ऑफ साइंस। चलिए अब देखिए पैसेज आया है, आपको यहाँ से पढ़कर पैसेज जो है यही पैसेज पढ़ के इनका जवाब देना है। 43 से लेकर 46 तक प्रश्नों का जवाब। चलिए आइए देखते हैं पैसेज। कह रहे हैं भाई कि सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूर पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक वहां पहुंचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है। और इस नज़ारे देखो, जैसे आप चलते जाते हैं लगता है अरे हम तो पहुंच गया, एकदम आकाश को छूने वाले हैं, फिर आगे गए, फिर उतने दूर बढ़ गया। तो ऐसे कह रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं कि का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता, ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। जिंदगी की ना जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में, आगे देखते हुए, इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है
कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकार है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उनके जीने का हक ना छीने। या आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी, आगे देखते हैं भाई, हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब देना है भाई इसी से। तो आपने देखा पैसेज को, चलिए आप पढ़ते हैं। कह रहे कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो कह रहे कि उसका सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है, या उसके बहुत से सिरे हैं। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर अभी देखे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, उसकी सीमा नहीं है। ठीक है, चलते चले जाओ, देखते चले जाओ, पता लगे पहुंचने वाले हैं। तो आपने देखा कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। कहने कि क्षितिज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहने कि जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको मन मर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, जीने का हक है, निडर बने रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? तो आपका सही है, जीने का हक कह रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। कहने की हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो वहाँ कह रहे थे ना, तो ये किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। अगर जीने को किसी को अधिकार नहीं दे रहे हैं तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं भाई। कहने की अष्ट छाव के कवि नहीं है, अष्ट छाव के कवि जो है नहीं है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 47 का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, नाभा दास। तो कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये जो हैं अष्ट छाव के कवि हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। कहें कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर चला जाएगा, ए नंबर चला जाएगा। इनमें से भक्तिकालीन कवि कौन नहीं है? बिहारी लाल। तो बिहारी लाल किस काल के कवि हैं? तो ये रीति काल के हैं, रीति काल के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से सही जोड़ी चुनिना है। कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद यामा, देखिए जयशंकर प्रसाद यामा नहीं लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद ये यामा जो है महादेवी वर्मा की है। ठीक, और देखिए कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा ययाति, ये भी गलत है, ये भी नहीं सही है। ठीक है, देखिए ययाति जो है, तो ये जो है विष्णु लिखे हैं, विष्णु सर्वाराम लिखे हैं, सर्वाराम जो है ये ययाति लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ। आगे देखिए नासिरा शर्मा त्रियाहट, देखिए त्रियाहट जो लिखे हैं विष्णु, त्रियाहट जो है मैत्री पुष्पा लिखे हैं। कौन लिखे हैं? मैत्री पुष्पा, ये पुष्पा की एक उपन्यास है। ठीक है, और जो है ययात भी एक क्या है? उपन्यास है। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, सुमित्रा नंदन पंत जो है चिदम्बरा लिखे हैं। ठीक, तो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलिए लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था भाई? तो ऑप्शन नंबर 50 कौन हो जाएगा? सी नंबर चला जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।